इस वीडियो में आपको मैं ह्रास की विधियां यानी कि ह्रास निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कितनी विधियां होती हैं, ठीक है, और किन किन संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो आपके टीजीटी, पीएचडी और एलटी गेट और जो आपकी कॉमर्स से संबंधित जो परीक्षाएँ होती हैं वो आए हुए हैं, सभी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है उनके, ठीक है, तो किस मूल्य पर की जाती है। स्थायी संपत्ति पर ह्रास की जो गणना की जाती है वो संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर की जाती है, ठीक है। और ह्रास क्या होता है, ठीक है, और ह्रास जो होता है किसी भी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने पर उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहा जाता है, ठीक है। और ये ह्रास हमेशा ध्यान रखो आप कि पुस्तक के मूल्य पर ही निकाला जाता है, ठीक है। और ह्रास की जो गणना की जाती है, ह्रास को जो आपका ह्रास आता है, डेप्रिसिएशन आता है, वो लाभ हानि खाते में तो आपके जो डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है, और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि स्थायी संपत्ति पर ह्रास की गणना की जाती है तो उनके पुस्तक मूल्य पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास का कारण होता है, ठीक है। तो ह्रास का कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया ह्रास क्या होता है, किसी भी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहा जाता है, ठीक है। तो ह्रास का कारण होता है संपत्ति का प्रयोग करने, यानी कि संपत्ति का प्रयोग करते समय उसके मूल्य में जो कमी आती है या घिसावट हो जाती है तो उसे आप क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, ठीक है। वैसे ह्रास होने का जो कारण मूल्य का उच्चावचन हो जाने के कारण भी और उस संपत्ति का प्रयोग कम हो जाता है तब भी ह्रास हो सकता है, ठीक है। दुर्घटना के कारण भी संपत्ति के मूल्य में ह्रास हो सकता है। मगर क्वेश्चन का जो मेन कारण है नहीं, ह्रास का जो मेन कारण होता है वो संपत्ति का प्रयोग करने से होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ही होगा, यानी कि संपत्ति का प्रयोग होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष पद्धति विधि का प्रयोग करते हुए एक संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 रुपये है उस पर 10% की वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का ह्रास की राशि कितनी होगी, ठीक है। तो एक संपत्ति है जिसका संपत्ति का मूल्य कितना है आपका 20,000 रुपये और उसकी जो ह्रास की दर है वो कितनी है, 10% है। अब वो कहा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरे वर्ष ह्रास की राशि कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि शेष पद्धति है, ठीक है। तो शेष पद्धति में देखिए संपत्ति का मूल्य आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी 20,000 होगी, ठीक है। तो पहले साल आप 20,000 पर 10% निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन और निकालेंगे तो 20,000 पर हमने 10% निकाला, ठीक है। तो 10% निकालते हमारा 2,000 आता है, ठीक। अब इस 2,000 को जब सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 20,000 जो कॉस्ट की आप मशीन की जो आपकी कॉस्ट थी 20,000, इस 20,000 में से आप ये 2,000 माइनस कर देंगे तो आपके बचेंगे 18,000, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे वो 18,000 पर निकालोगे 10%। 18,000 में हमने 10% निकाला 1,800 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर निकालेंगे तो थर्ड ईयर में जो निकालेंगे तो वो हमारी सेकंड ईयर में जो कॉस्ट रह गई थी मशीन की वो 18,000 रह गई थी। तो अब हम 18,000 में से ये 1,800 माइनस कर देंगे तो हमारी संपत्ति का मूल्य रह जाएगा आपका 16,200। तो थर्ड ईयर में जो हम निकालेंगे 16,200 पे आप 10% निकालोगे तो 16,200 पर 10% निकालते तो आपका आ जाता है 1,620 रुपये। तो इसका मतलब तीसरे साल में जो आपकी संपत्ति का जो ह्रास होगा वो होगा कितना होगा, 1,620 रुपये होगा, ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत शेष पद्धति में आपको ये ध्यान रखना कि जो मशीन की लागत आती है, ठीक है, उसमें से ह्रास की राशि आप निरंतर घटाते चले जाते हैं। देखिए 20,000 में से हमने 2,000 गया, 18,000 आ गया, 18,000 में से 1,800 घटाया तो आपके 16,200 रह गया था। तो तीसरे वर्ष में हमने 16,200 पे 10% निकाला तो 1,620 रुपये हमारा आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ हानि खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है, तो आपकी कौन सी ह्रास की विधि है जिसमें आपकी लाभ हानि खाते में ह्रास की राशि जो है प्रतिवर्ष बदलती रहती है, ठीक है। तो वो आपकी विधि यानी मेथड जो है वो आपकी क्रमागत शेष पद्धति होती है। क्रमागत शेष पद्धति में क्या होता है, जो संपत्ति का मूल्य होता है उस संपत्ति पे प्रतिवर्ष ह्रास निकाल जो परसेंटेज दी हुई है उसे ह्रास आप निकालते हैं, ठीक है। और वो ह्रास की राशि आप संपत्ति के मूल्य में प्रतिवर्ष जो ह्रास निकल कर आता है उसे आप घटाते रहते हैं, ठीक है। और घटाकर जो शेष राशि बनती है फिर उसे अगले वर्ष उस राशि पर जो ह्रास निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्रमागत शेष पद्धति में ह्रास की राशि जो प्रतिवर्ष क्या होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास लगाया जाता है, ठीक है। तो ह्रास जो लगाया जाता है वो स्थायी संपत्तियों पर ही लगाया जाता है, ठीक है। आपकी स्थायी संपत्ति जैसे कौन सी होती है, जैसे बिल्डिंग रही, फर्नीचर रही, मशीन रही, मोटर कार रही, ठीक है। ये सभी जो आपकी स्थायी संपत्तियाँ होती हैं और स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपक्षयण की पद्धति नहीं है। अपक्षयण यानी कि आपकी ह्रास की पद्धति नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके जो ह्रासित प्रतिफल पद्धति जो है वो ह्रास को निकालने की पद्धति नहीं है, जबकि बाकी आपकी बीमा पॉलिसी पद्धति और वर्ष की इकाई जोड़ पद्धति और प्रतिस्थापन लागत पद्धति, ये सभी जो हैं आपकी जो ह्रास निकालने की विधियाँ हैं, परंतु ह्रासित प्रतिफल पद्धति आपकी ह्रास निकालने की पद्धति नहीं है, ठीक है। और यह बात नहीं की हो रही, तो इसका आपका आंसर आपका बी यानी कि ह्रासित प्रतिफल पद्धति ह्रास की पद्धति नहीं है, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संपत्ति की मूल लागत 4,15,000 रुपये और संपत्ति का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष का है, यानी कि जो मशीन की जो लाइफ है वो 20 वर्ष की है, और शुद्ध अवशेष मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू जो है उसका 65,000 रुपये अनुमानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये आपकी स्थायी किस पद्धति के अनुसार ह्रास निकालने का मेथड दिया गया, ठीक है। तो अगर स्थायी किस पद्धति का आप ह्रास निकाल लें तो इसका निकालने का जो आपका रूल्स है ये है संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य और अपॉन में यानी बटे में आपका संपत्ति का जीवन काल आ जाएगा, ठीक है। तो संपत्ति की लागत जो है वो हमारी कितनी 4,15,000 है, ठीक है। 4,15,000 माइनस अवशेष मूल्य यानी कि अवशिष्ट मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू जो है आपकी 65,000 है, माइनस 65,000 है। संपत्ति का जीवन काल आपका कितना था, वो था आपका 20 वर्ष का, तो आपका 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 4,15,000 में से आप 65,000 माइनस कर दीजिएगा, आपका 3,50,000 आ जाएगा, और 50,000 3,50,000 को आप 20 वर्ष से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17,500, ठीक है। तो आपकी ह्रास की जो राशि आ जाएगी वो 17,500 यानी बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये स्थायी किस पद्धति में यही 17,500 प्रतिवर्ष ह्रास की राशि दिखाई जाएगी, क्योंकि स्थायी किस पद्धति में जो एक बार जो ह्रास की राशि निकाल ली जाती है वही प्रतिवर्ष ह्रास की राशि दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप जो ह्रास की राशि निकाल सकते हो, तो आपका आंसर 17,500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंपत्ति 50,000 रुपये की खरीदी गई है, जिस पर प्रतिवर्ष सीधी रेखा पद्धति के अनुसार मूल्य ह्रास लगाया जाता है। परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष का है और उसका अपशिष्ट मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है। मूल्य ह्रास की दर क्या होगी, इसमें देखिए दर निकाले गए, ह्रास तो निकालना ही है, इसके साथ साथ उसमें परसेंटेज कितनी होगी यानी कि आप ह्रास की जो दर है परसेंटेज है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि संपत्ति की खरीदी गई आपकी 50,000 की है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू आपकी 10,000 की है, तो 50,000 में आप 10,000 घटा दें, 40,000 बचेगा। 40,000 को आप 10% से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10 वर्ष से, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 जो ह्रास आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ह्रास की राशि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा ह्रास की दर निकालने के ह्रास की राशि अपॉन में संपत्ति का मूल्य और गुणे 100 है, ठीक है। तो ह्रास की राशि निकालनी है, तो ह्रास की राशि निकालने का जो रूल्स है वो संपत्ति का मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य और अपॉन में यानी कि बटे में जीवन काल आ जाएगा। संपत्ति का मूल्य आपका 50,000 है, ठीक है। अवशिष्ट मूल्य आपका 10,000 है और जीवन काल आपका 10 वर्ष है। तो 50,000 में से आप 10,000 घटाएंगे तो आपका 40,000 आ जाएगा, और 40,000 से आप 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 आएगा। तो संपत्ति का जो ह्रास आ जाएगा आपका 4,000 आ जाएगा। अब इस ह्रास की राशि से ही आप इसकी दर निकालोगे, ठीक है, क्योंकि ह्रास दर निकालने का रूल है ह्रास की राशि अपॉन संपत्ति का मूल्य। ह्रास की राशि हमारे 4,000 आ जाएगी, संपत्ति का मूल्य हमारा 50,000 आ जाएगा और गुणे 100 आ जाएगा। अगर हम आप इसे आज डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 0 खत्म हो जाएंगे और 2 जीरो से आपकी 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और 5 से अगर आप 40 काटोगे यानी कि 5 से आप 40 डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा। तो इसके लिए इस ह्रास की दर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 8% निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 60,000 की शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 रुपये को पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 20,000 रुपये का शेष की जो एंट्री की जाएगी वो कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी संपत्ति कितनी थी, 60,000 रुपये की, और उसके बदले हम कितने रुपए के जो अंश निर्गमित कर रहे हैं, 80,000 के, यानी कि 60,000 संपत्ति की जगह हम 80,000 अंश के निर्गमित कर रहे हैं, यानी 20,000 और अधिक के निर्मित कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये 20,000 का शेष जो किया जाएगा वो ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अगर अधिक राशि के अंश हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो ख्याति खाते में किया जाएगा। और अगर हम कम कर रहे हैं, जब मान लीजिएगा आपकी जो 60,000 की संपत्ति थी और हम जो 40,000 के अंश निर्मित कर रहे हैं, तो 20,000 के कम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कम कर रहे होंगे तो उस राशि को जो हम पूंजी संचय खाते यानी कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर हम, क्योंकि यहाँ बात हो रही है हमारी कि 60,000 अंश की संपत्ति की जगह 80,000 यानी कि 20,000 अधिक कर रहे हैं, तो इसलिए हम 20,000 को ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व एक पुरानी मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी और 10,000 रुपये लगाकर इसे पूरी मरम्मत कराकर ठीक करा लिया गया था। इस पर 50,000 रुपये का एकत्रित राशि भी था। छठे वर्ष के प्रारंभ में इसे 60,000 में बेच दिया गया और इस विक्रय में लाभ हानि होगा, यानी कि लाभ होगा कि हानि होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व हमने 1 लाख रुपए में खरीदी थी और इस पर 10,000 इसके रिपेयर के हो गए थे। तो अब मशीन की लागत जो हो गई थी वो कितनी हो गई थी, वो 1 लाख प्लस 10,000 नहीं 1,10,000 हो गई थी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पर 50,000 रुपये का हिरास एकत्रित था, यानी 5 वर्षों का हिरास जो था वो 50,000 भी था, ठीक है। तो 1,10,000 में से अगर हम 50,000 हिरास के घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 60,000 बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि छठे वर्ष में हमारी इसकी मशीन की कॉस्ट जो रह जाएगी वो 60,000 रह जाएगी और छठे वर्ष के प्रारंभ में इसे 60,000 में ही बेच दिया जाता है, ठीक है। तो 60,000 की चीज़ आप 60,000 में ही बेच रहे हैं, तो इस विक्रय पर लाभ होगा या हानि, तो इस पर ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, क्योंकि 60,000 की चीज़ और 60,000 में ही वो बेची जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कोई लाभ या हानि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य ह्रास पद्धति कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और उनका जो निकाला जाता है और उन वस्तु पर जो ह्रास निकाला जाता है, जैसे कोयले की खान रही, ठीक है, तेल के कोयले रहे, ठीक है, तो इन पर जब भी ह्रास निकाला जाता है तो इसकी ह्रास निकाली सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वो अक्षय विधि होती है, ठीक है। क्योंकि इस विधि में जो ह्रास की गणना करते समय क्या होता है कि एक समय बाद संपत्ति का कुछ भी अवशेष मूल्य नहीं रहता है, ठीक है। अवशय विधि में जो है संपत्ति जो एक समय बाद जो है क्या होता है कि वो अवशेष मूल्य कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो कोयले की खान हेतु उपयुक्त सर्वोत्तम विधि जो ह्रास की विधि है वो आपकी अवशय विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन की लागत 70,000 रुपये है और इसका जीवन काल 10 वर्ष है, ठीक है, जिसके बाद इसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 रुपये होगा, ठीक है। देखिएगा जो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जिसके बाद यानी 10 वर्ष बाद इसका संभावित वसूल्य 5,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये 5,000 जो है आपकी वो स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशेष मूल्य यानी कि अवशिष्ट मूल्य है, ठीक है। सीधी रेखा पत्ती पर आधारित प्रथम 4 वर्षों का ह्रास निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, मशीन की लागत आपकी 10,000 है, ठीक है, मशीन की लागत आपकी 70,000 है। 70,000 में से आप स्क्रैप वैल्यू जो है 5,000 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 65,000 बच जाएगा। 65,000 को 10 वर्ष से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका, वो आ जाएगा 6,500 और 6,500 की वो कह रहे 4 वर्ष का कह रहे हैं 4 वर्षों और 4 वर्षों की 6,500 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन 1,87 को क्रय की गई और इस पर 10% की दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा ह्रास अपलिखित किया गया। 1,90 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य 13,122 रुपये है। इस मशीन की लागत 1,87 को क्या थी, ठीक है। क्योंकि देखिएगा इसमें जो मशीन की लागत पूछी जा रही है वो पूर्व वर्षों की में जो मशीन की लागत को पूछा जा रहा है, तो जब भी आप पूर्व वर्षों में मशीन की लागत को पूछा जाता है तो ह्रास की दर में आपका अंतर आ जाता है, ठीक है। ये ह्रास आपका जो हो जाएगा अगर आप इसे निकालेंगे तो आपका 10/100 आ जाएगा, मगर जब आप पूर्व वर्षों में मशीन की लागत निकालते हो तो इसमें आपको क्या यूज़ करेंगे, 100/90 करेंगे, यानी 100 में से आप 10 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में जो है वो 1987 में यानी कि 87 मशीन की कॉस्ट पूछी जा रही है, तो ठीक है। तो हम जो इस क्वेश्चन को निकालना शुरू करेंगे वो 89 से शुरू करेंगे, ठीक है। 89 में मशीन का जो अपलिखित मूल्य है वो 13,122 है, ठीक है। हमारी दर जो थी वो आपकी परसेंटेज जो
वो 10% थी, तो हम क्या कर देंगे 100/90 कर देंगे, 90 कर देंगे क्योंकि 100 में से 90 हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 90 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो अब आ जाएगी वो 100/90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 13,122 मल्टीप्लाई 100/90 से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा 14,580 रुपये निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब 31 दिसंबर 1988 को उस मशीन की लागत जो 14,580 रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो निकालेंगे वो 1988 1 जनवरी से निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा कि 1 जनवरी 1988 को मशीन की कॉस्ट निकालेंगे वो 14,580 पे निकाली मल्टीप्लाई 100/90। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 16,200 होगा। ठीक है, इसका मतलब 31 दिसंबर 1988 को उस मशीन की कॉस्ट जो रही होगी वो 16,200 रही होगी। ठीक है, तो अब हम 1987 में जो निकालेंगे 1 जनवरी को वो 16,200 पर निकालेंगे, तो 16,200 मल्टीप्लाई 100/90। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 18,000, यानी कि 1 जनवरी 1987 को उस मशीन की लागत यानी कॉस्ट जो रही होगी वो 18,000 रही होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर 18,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष निम्नलिखित खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष जो हस्तांतरित किया जाता है वो पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो जनरल एंट्री होती है क्या होती है वो डेप फंड अकाउंट DR होता है। ठीक है, और 2 में आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा। अब इस कैपिटल रिडम्पशन फंड को ही हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि अब जो एंट्री आ जाएगी वो हो जाएगी वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR और 2 में कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष जो हस्तांतरित किया जाता है वो पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास कोषों की लागत होती है। ठीक है, तो ह्रास कोषों की जो लागत होती है वो स्पष्ट लागत होती है। ठीक है, और स्पष्ट लागत एक ऐसी लागत होती है जिसका संबंध जो प्रत्यक्ष व्यय और नगद रूप में किया जाता है। ठीक है, कि स्पष्ट लागत का संबंध जो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नगद रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ह्रास कोषों की लागत जो होती है वो आपकी स्पष्ट लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का मूल्य 21,000 है और अवशेष मूल्य 1,000 रुपये है, ह्रास की दर 10% है। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए ह्रास की राशि क्या होगी यदि ह्रास रेखीय विधि से काटा जा रहा है। ठीक है, तो इसे निकालने का आपका सीधा सीधा ठीक है आपको कि संपत्ति का मूल्य से अवशेष मूल्य आप घटा दीजिएगा, यानी कि 21,000 में से 1,000 घटा दीजिएगा, बचेगा आपका 20,000। 20,000 पर अगर आप 10% निकालते तो आपका आ जाएगा 2,000। ठीक है, और वही 2,000 जो प्रतिवर्ष ह्रास की राशि होगी। ठीक है, आप 1 साल का निकाल लो, 2 साल का निकाल लो, 10 साल का निकाल लो, क्योंकि सीधी रेखा विधि में जो एक बार जो ह्रास निकल कर आ जाता है वही ह्रास प्रतिवर्ष दिखाया जाता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए ह्रास की राशि क्या होगी, तो दूसरे वर्ष के लिए ह्रास की राशि भी 2,000 ही होगी, आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है। ठीक है, तो पुनः मूल्यांकन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर B पुनः मूल्यांकन पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संपत्ति पर ह्रास अनुमेय है। ठीक है, तो जो ऐसी कौन सी संपत्ति, तो आपकी व्यापार की ख्याति जो होती है उस पर ह्रास अनुमेय होता है, क्योंकि व्यापार की ख्याति जो होती है वो एक अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, इसलिए जो होता है कि व्यापार की ख्याति पर जो ह्रास अनुमेय होता है, तो आपका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है, यानी कि हिसाब में लिखी यानी कि खातों में लिखी जाती है। ठीक है, ह्रास क्या होता है कि किसी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने पर उसके संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ही हम ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ही हम क्या है हिसाब में लाई जाती है, यानी कि खातों में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका A हो जाएगा कि ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लिखी जाती है या लाई जाती है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप क्या है कि समय पूंजी सृजन में घिसावट आ जाती है। ठीक है, और जिस कारण से क्या होती है कि पूंजी में निरंतर कमी होती चली जाती है। ठीक है, तो पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है पूंजी यानी कि समय पूंजी सृजन में घिसावट होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। ठीक है, तो ह्रास कोष पद्धति की बात हो रही है, तो ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत जो संपत्ति को प्रत्येक वर्ष जो दिखाया जाता है वो मूल लागत पर दिखाया जाता है, यानी संपत्ति की मूल लागत पर ही दिखाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ह्रास एक प्रक्रिया जो होती है वो बंटवारे की प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि ह्रास निकालने के द्वारा यानी कि संपत्ति को मूल्यांकन किया जा सकता है उसका, और ठीक है उसके ह्रास के माध्यम से उसका बंटवारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंटवारे एवं मूल्यांकन दोनों की विधि, यानी ह्रास एक प्रक्रिया होती है वो बंटवारे एवं मूल्यांकन दोनों की विधियाँ या प्रक्रिया होती है। ठीक है।